नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान का इतिहास क्लास नंबर 3 आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, क्लास नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर सेकंड में हमने राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनको क्लियर कर लिया था। अब आप जब सिलेबस देखोगे रीट एग्ज़ाम 2023 के लिए जो आपके थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम है, तो साथियों उसमें किले और दुर्ग वाला जो टॉपिक है ये स्थापत्य कला के अंतर्गत दे रखा होगा। अब पहला टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था, लेकिन मैंने दूसरा टॉपिक छोड़ दिया और तीसरा टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो देखो, दूसरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हम इस पर अटक के रह जाएंगे और इसमें से मुश्किल से आप 3 से 4 प्रश्न मान सकते हो दूसरे टॉपिक में से साथियों। इसलिए मैंने तीसरा टॉपिक यहाँ पर शुरू किया है और तीसरे टॉपिक से लगा करके जितने भी टॉपिक है मैं कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर जो आपके जो सेकंड टॉपिक दे रखा है उसको क्लियर करवाने वाला हूँ। देखिए, रीट लेवल 1 के लिए और रीट लेवल 2 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। कला और संस्कृति की ये क्लासेज मैंने शुरू कर रखी है। भूगोल का लगभग 90% आपके कोर्स पूरा हो चुका है। 10% कोर्स आपके जो भूगोल का बच रहा है उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो शुरू होता है राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियां दे रखी है। तो एक बार सिलेबस पे नज़र फेर लेते हैं कि आपके किस प्रकार से सिलेबस दे रखा है। उसके बाद में हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। देखिएगा, अगर हम सिलेबस का विवरण देखें तो भूगोल के अंतर्गत हमने भौगोलिक स्वरूप पढ़ा, मानसून तंत्र और जलवायु पढ़ा, झीलें पढ़ी, नदियाँ पढ़ी, बांध निकट और जल संरक्षण की विधियाँ आपके बच रही है साथियों। अब इसको मैंने कंप्लीट नहीं करवाया है। वन संपदा पढ़ी, वन्य जीव जंतु वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य पढ़े, मृदा और मृदा संरक्षण पढ़ा, राजस्थान की प्रमुख फसलें भी पढ़ ली है, जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया है, इसके अंतर्गत घनत्व है, साक्षरता, लिंगानुपात सभी के बारे में पढ़ लिया है, जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा, ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा, राजस्थान के पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ा और यातायात के साधनों के बारे में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है साथियों। यहाँ पर आपके सिर्फ ये टॉपिक छूट रहा है, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीक है। इसके अलावा मानसून तंत्र एवं जलवायु ये टॉपिक भी शायद आपके बच रहा है, तो ये 1-2 टॉपिक आपके भूगोल में बच रहे हैं। इसके बाद में आपके लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो सिलेबस आता है, हमने साथियों इतिहास और कला संस्कृति के अंतर्गत प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ लिया है, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बेराट, इनको मैंने पढ़ा दिया है। इत्यादि के अंतर्गत और जो सभ्यताएं बच रही थी उनको भी मैंने पढ़ा दिया है। अब आपके इसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजव्यवस्था इत्यादि, तो इस टॉपिक को मैंने छोड़ दिया। मुश्किल से 4 प्रश्न या 5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे साथियों। देखिए, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आपके सेकंड वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। आप सारे टॉपिक्स को एक साथ ले सकते हो और ये जो सेकंड वाला टॉपिक है इसको एक साथ ले सकते हो। तो मतलब ये तो अगर 30 नंबर का आ रहा है और ये अगर 5 नंबर का आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये 30 नंबर वाला है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सेकंड वाला टॉपिक मैंने पहले भी आपको करवा रखा था रीड के टाइम पे, बट वापस करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसके अंतर्गत किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियाँ पढ़ेंगे साथियों। किलों की मुश्किल से 3 क्लास बनेगी, स्मारक की एक क्लास बनेगी, बावड़ियों की 1 क्लास बनेगी और हवेलियों की 1 क्लास बनेगी। मतलब 5 से 6 क्लास में आपके ये टॉपिक पूरा हो जाएगा साथियों। तो चलिए शुरू कर देंगे आज के इस वीडियो को। इसके बाद में आपके ये जितने भी टॉपिक बच रहे हैं इनको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। सबसे पहले किले और दुर्गों को देखिएगा साथियों। राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत किले या फिर दुर्ग भी जिसको हम कहते हैं उनको हम पढ़ेंगे, और स्मारक, बावड़ियाँ और हवेलियों को आने वाली 2-3 क्लासों में हम कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में किलों का प्रदेश कहलाता है। राजस्थान क्या है? किलों का प्रदेश है। आपको यहाँ पर हर गांव में, हर ढाणी ढाणी में, हर नगर नगर में छोटे मोटे किले यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसी वजह से राजस्थान को क्या कहा जाता है? किलों का प्रदेश कहा जाता है साथियों। सर्वाधिक किले बनाने वाले शासक का नाम बार बार पूछा जा रहा है कि वह कौन सा शासक था जिसने सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर होगा राणा कुंभा, जो कि मेवाड़ वंश का शासक था। किस वंश का शासक था साथियों? ये मेवाड़ वंश का शासक था, और इसी के द्वारा सर्वाधिक किले बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। साथियों, कल मैंने आपको निश्चित रूप से टेलीग्राम पर भी बताया था, आपको यूट्यूब पर भी मैंने इन्फॉर्म किया था
कि भाई हमने अपना क्या आपका खुद का वो ऐप है साथियों, स्टडी विथ पीएन लोधा के नाम से ही मैंने ऐप बनवाया है। तो इस ऐप पर यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी, निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिलेगी, और साथ ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पर संपूर्ण सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी साथियों। अगर आपके एग्जाम में 150 दिन है तो 150 दिन के आपके शुल्क कितना रहेगा, 99 रुपीज़। मतलब एक दिन का 1 रुपया भी आपके नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसी वजह से ये जो मैंने शुल्क लगाया 99 रुपीज़ का, इस शुल्क को साथियों आप नॉर्मली जिनको लोग जानते तक नहीं हैं, जो क्वालिटी वाला कंटेंट नहीं देते, फिर भी इस टेस्ट सीरीज के 1500 रुपये ले रहे हैं। यहाँ पर हमने रेट इसीलिए रखी है कि भाई 99 रुपीज़ में कोई भी पूरा कोर्स यहाँ पर परचेस कर सकता है, उसकी टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकता है। और 5-10 हज़ार बच्चे जितने भी इस कोर्स को खरीदेंगे, भाई खरीदना आपके लिए बेहद ही उपयोगी है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने ये जो 99 रुपीज़ यहाँ पर रेट रखी है, यहाँ पर प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ गया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। पीडीएफ सारी अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगी, 101% हो जाएगी साथियों। साथ ही टेस्ट सीरीज रेगुलर भी मिलेगी, निःशुल्क भी मिलेगी, और सभी सब्जेक्टों की, बाकी सभी सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज आपको ये 99 वाला जो कोर्स है, इसको अगर आप परचेस करते हो तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर आप भी पैसों वाली बात करने लग गए, तो भाई ऐसा है, मुझे ऐसा लगा 3 साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऐप में क्या हो जाता है साथियों, आपको ऐप के माध्यम से अगर 10,000 बच्चे देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि मेरी 10,000 बच्चों में कौन सी रैंक है। 5,000 पे हूँ मैं, 4,000 पे हूँ, 3,000 पे हूँ, 1,000 पे हूँ, 500 के अंदर हूँ, टॉप 100 के अंतर्गत हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप के माध्यम से ही पता चलेगी। देखो ऐप बनवाने में भी मेरे खर्चा आया होगा, ऐप का काम करवाने में भी, ऐप के लिए भी मैंने कुछ लोगों को लगाया होगा, टाइपिंग का कार्य करना है, मतलब सारी चीज़ें करके। तो इसलिए मैंने मात्र 99 रुपीज़ आपको ये शुल्क रखी है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये भी ज़्यादा लगता है तो इसको भी मैं कम कर सकता हूँ साथियों। लेकिन जितना मेरा खर्च होता है तो उस हिसाब से ही मैंने ये चीज़ रखी है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने दिल से ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट यहाँ पर अगर आपको सुविधा प्रदान की जा रही है तो थोड़ा बहुत तो खर्चा होता है। तो ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हो। बात करेंगे यहाँ पर रेगुलर। देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि मैंने एप्लीकेशन बनवा ली, टेस्ट सीरीज वहाँ पर मैं चल रहा हूँ, सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करवाऊँ। लेकिन उसके अलावा भी आपको यूट्यूब पर सारी चीज़ें निःशुल्क ही मिलेगी साथियों। यूट्यूब पर किसी भी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं देना होगा। और इस बात की मेरी गारंटी है कि यूट्यूब पर मैंने कहा है कि संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाएगा। तो संपूर्ण कोर्स जो निःशुल्क करवाया जाएगा आपको, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं ऐप लाने के बाद में इस कोर्स को बंद कर दूंगा। कोर्स तो चलेगा, बट वहाँ पर कुछ स्पेशल चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से 1 रुपये से भी कम यहाँ पर आपको देना होगा एक दिन का। मतलब आप कह सकते हो कि 70 से 75 पैसे साथियों, एक दिन का 70 से 75 पैसे का यहाँ पर आपको पेमेंट देना होगा एग्ज़ाम तक साथियों। 70 से 75 पैसे, 1 रुपये से भी कम की राशि है ये। तो इसी वजह से चाहे कोई किसी भी कंडीशन में हो, 6-7 महीने में कम से कम 100 रुपये का अरेंज तो कर ही सकता है। तो निश्चित रूप से आप ऐप डाउनलोड करिए और कोर्स को ज़रूर परचेस करिएगा साथियों। देखेंगे, बात करेंगे राजस्थान का इतिहास क्लास नंबर 3 की। किले स्मारक बावड़िया हवेलियाँ आपके यहाँ पर राजस्थान की स्थापत्य कला में दे रखा है। और आज हम किसको पढ़ेंगे, किलों के बारे में। तो साथियों राजस्थान को क्या कहा जाता है, किलों का प्रदेश कहा जाता है। और सर्वाधिक किले बनाने का जो किले बनाने वाला जो शासक है वो कौन है, राणा कुंभा है साथियों। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बट आगे बढ़ेंगे तो इनको आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम किलों की बात करें तो भाई किले तो आपने भी कहीं देख रखे होंगे। कई ऐसे किले देख रखे होंगे जो रेगिस्तान में स्थित होंगे साथियों, आपने देख रखा होगा, बहुत से लोगों ने देख रखा होगा। कई ऐसे किले हैं जो रेगिस्तान में हैं, कई ऐसे किले हैं जो नदियों के बीच में है साथियों, दो नदियों के बीच में है। ऐसे किले भी आपने देख रखे होंगे। कई ऐसे किले आपने देख रखे होंगे जिनकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। कई किले आपने ऐसे देख रखे होंगे जिनकी सैन्य शक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी साथियों। कई किले ऐसे देख रखे होंगे जो वन के बिल्कुल दुर्गम वन के बीच में स्थित है। और कई सारे किले आपने ऐसे देख रखे होंगे जिन किले के आसपास गहरे गड्ढे खोदे गए हैं। तो इस प्रकार ये किलों का अलग अलग प्रकार है साथियों। और इन किलों का जो वर्गीकरण किया है ये शुक्र नीति के अनुसार किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इन किलों को 9 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से वो 9 भाग है उसको देख लेते हैं। देखो,
सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न जो बनता है किलो से संबंधित कि शुक्र नीति के अनुसार किलो के कितने भेद होते हैं या किलो के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका आंसर रहेगा शुक्र नीति के अनुसार किलो के 9 भेद होते हैं साथियों। कितने भेद होते हैं? 9 भेद होते हैं। तो इन 9 भेदों को देखेंगे और इन 9 भेदों को देखने के साथ में हम समझेंगे भी कि भाई ये जो किले का भेद है ये किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे पहले नंबर पर जो आपके आता है वो आता है साथियों एरन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? एरन दुर्ग आता है। तो एरन दुर्ग क्या होता है? जिसके आसपास खाई हो, कांटों तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम हो। देखो समझना बात को, आसपास तो यहाँ पर खाई स्थित है, जैसे मान लीजिए ये दुर्ग है तो आसपास तो यहाँ पर चौड़ी खाई है और इसके आने के जो मार्ग है साथियों इसमें दुर्गम यहाँ पर ये मार्ग हो और वहाँ पर पत्थर और कांटों से निर्मित ये मार्ग हो, ताकि कोई भी सेना इस किले को जीतना है तो बीच में ही वो बिल्कुल यहाँ पर उनकी ऊर्जा खत्म हो जाए, उनमें लड़ने का साहस न बचे, बीच में ही बिल्कुल थक जाए। तो ऐसा दुर्ग किस लिए बनाया जाता था साथियों? अपने दुश्मनों की रक्षा करने के लिए और अपने दुश्मनों से किले की रक्षा करने के लिए, जिसको कहा जाता था एरन दुर्ग। किस नाम से जाना जाता था? एरन दुर्ग के नाम से जाना जाता था। दूसरे नंबर पे जो दुर्ग आता है वो है पारिक दुर्ग साथियों। देखो दूसरा और तीसरा नंबर ज्यादा अंतर है नहीं, पारिक दुर्ग और पारिद दुर्ग दोनों अलग अलग है। यहाँ पर एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों के आप ये नोट्स पढ़ रहे हो साथियों। तो देखो जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो उसको कहा जाता है पारिक दुर्ग, और जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हो उसको कहा जाता है पारिद दुर्ग। परिद नहीं पारिद है ये। तो पारिक और पारिद में क्या अंतर है? ख का मतलब क्या है? खाई हो। ख का मतलब क्या? पारिक दुर्ग में क्या आ रहा है? ख शब्द आ रहा है ना, तो ख का मतलब जिसके चारों ओर खाई हो वो तो पारिक, और पारिद का मतलब जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हो साथियों उसको पारिद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर पे जो दुर्ग देखे तो वो है आपके वन दुर्ग। नाम से पता चल रहा है कि भाई वन दुर्ग है, तो वन दुर्ग का मतलब क्या है कि वन के बीच में स्थित रहेगा साथियों। तो वह दुर्ग जिसके चारों ओर कांटेदार वृक्षों का समूह हो उस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? वन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वन दुर्ग के नाम से। जिसके चारों ओर क्या हो साथियों? कांटेदार वृक्षों का समूह हो, उसी को वन दुर्ग कहते हैं। ये जो दुर्ग के हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो ये शुक्र नीति के अनुसार है साथियों। पांचवें नंबर पे धनवन दुर्ग देखेंगे साथियों। धनव दुर्ग यहाँ पर लिख रखा है लेकिन आपको धानवन दुर्ग भी ये देखने को मिल जाएगा। कौन सा दुर्ग? धानवन दुर्ग भी देखने को मिल जाएगा। तो देखो धनव दुर्ग या धानवन दुर्ग क्या होता है? जिस दुर्ग के चारों ओर रेतीला मरुस्थल हो। क्या हो? चारों ओर रेतीला मरुस्थल हो साथियों, ऐसे दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। जैसे आपके जैसलमेर का के जो किला है तो इसके चारों ओर यहाँ पर रेतीले मैदान है, रेतीला मरुस्थल है। तो इस दुर्ग को किस श्रेणी में रखेंगे साथियों? आपके जैसलमेर दुर्ग को धानवन दुर्ग या धनव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो छठे नंबर पे आता है जल दुर्ग। जल दुर्ग का मतलब नाम किससे पता चल रहा है कि भाई वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, ऐसे दुर्ग को ही क्या कहा जाता है साथियों? जल दुर्ग कहा जाता है। जैसे आपके गागरोन का किला है। कौन सा किला है? गागरोन का जो किला है झालावाड़ जिले में, ये भी किसका उदाहरण है साथियों? जल दुर्ग का ही उदाहरण है। सातवें नंबर पे हम देखेंगे तो गिरि दुर्ग। गिरि से नाम पता चल रहा है, गिरि का मतलब पर्वत या पहाड़ से लिया जाता है। तो एकांत में किसी पहाड़ी पर बना किला जो होता है इसी को गिरि दुर्ग कहा जाता है साथियों। एकांत में किसी पहाड़ी पर, बिल्कुल एकांत है और वहां पर किसी पहाड़ी पर कोई दुर्ग बना दिया तो इस दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? गिरि दुर्ग कहा जाता है। आठवें नंबर पे हम अगर देखें तो आठवें नंबर पे आता है आपके सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग साथियों? सैन्य दुर्ग। देखो सैन्य दुर्ग क्या होता है तो व्यूह रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से जो अभेद्य हो, व्यूह रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से जो अभेद्य दुर्ग हो, ऐसे दुर्ग को ही सैन्य दुर्ग कहा जाता है। सीधे सा मतलब है सैन्य दुर्ग का, जहाँ की जो सैन्य क्षमता है अगर वो शक्तिशाली है तो निश्चित रूप से उस दुर्ग को सैन्य दुर्ग के नाम से जाना जाएगा साथियों। नौवें नंबर पे आता है आपके सहाय दुर्ग। तो साथियों सहाय दुर्ग क्या होता है? वीर व सदा साथ देने वाले जो बांधव लोग जिस दुर्ग में रहते हैं उसी को सहाय दुर्ग कहते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो सहाय दुर्ग है इसका प्रकार राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा साथियों। किस दुर्ग का? सहाय दुर्ग का जो प्रकार है ये आपको राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि वीर व सदा साथ देने वाले बांधव लोग जहां पर रहते हैं ऐसे दुर्ग को सहाय दुर्ग कहा जाता है।
तो इज दैट क्लियर। यहाँ पर शुक्र नीति के अनुसार हमने यहाँ पर दुर्ग पढ़े हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। देखो शुक्र नीति ने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया साथियों। जो ये 9 प्रकार है इसमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि शुक्र नीति ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो आपका आंसर होगा शुक्र नीति ने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। देखिए सैन्य का मतलब सेना से संबंधित जो दुर्ग हो साथियों, जहाँ पर सैनिक जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से जो रण है, जो रणभूमि है साथियों, उसमें अपने मरने मारने की बिना चिंता किए ही यहाँ पर युद्ध लड़ते थे। तो ऐसे दुर्ग सैन्य दुर्ग के अंतर्गत आते थे और यही आपके शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। कौन सा दुर्ग माना जाता है? सैन्य दुर्ग माना जाता है। आगे बात करें तो ये तो शुक्र नीति के अनुसार हमने दुर्गों को या फिर दुर्गों के अलावा साथियों किलों का वर्गीकरण किया है। अब देखिए ये शुक्र नीति के अनुसार है। देखो शुक्र नीति के बाद में एक और नीति आती है कौटिल्य नीति साथियों। कौन सी नीति आती है? कौटिल्य नीति आती है। तो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। भाई शुक्र नीति में शुक्र के द्वारा दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई? 9 श्रेणियां बताई। लेकिन कौटिल्य ने कितनी श्रेणियां बताई साथियों? 4 श्रेणियां बताई। तो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। देखो पहले जो श्रेणी है वो है आपके ओदक दुर्ग, दूसरी श्रेणी है धनवन दुर्ग, तीसरी है गिरि दुर्ग और चौथा है वन दुर्ग। तो वन दुर्ग का तो वन दुर्ग से पता चल रहा है कि जो वनों के बीच में स्थित हो। गिरि दुर्ग का भी पता चल रहा है कि भाई जो पठार पर स्थित हो। धानवन और ओदक में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो मरुस्थल से घिरा हुआ जो दुर्ग है साथियों उसको धानवन दुर्ग कहेंगे और जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसको ओदक दुर्ग के नाम से जाना जाएगा साथियों। तो यहाँ तक सभी के आशा है आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम बात करें तो देखो यूनेस्को ने, देखिएगा साथियों आगे हम बात करेंगे। यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान के निम्न किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया। देखिए यहाँ पर कुल राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को के द्वारा 2013 में, कब साथियों? 2013 में, आज से मतलब 9 साल पहले की बात हो चुकी है ये, ठीक है। तो 2013 में राजस्थान के जिन 6 किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, तो उन 6 किलों के बारे में आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से किस किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है, या इनमें से किस किले को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ऐसा करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। टोटल आपको 6 के 6 ही जिलों के नाम याद होना चाहिए। देखिए इन 6 जिलों को याद करने की जो ट्रिक है वो कौन सी है? आम, गाजर, चीकू। आम, गाजर, चीकू, तीनों ही फल के नाम है। आम, गाजर, चीकू, ये 3 शब्द आप याद रख लो। ये 6 किले आपको याद हो जाएंगे जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं। देखिए आम का मतलब आमेर से लिया जाएगा साथियों। किससे लिया जाएगा? आमेर से लिया जाएगा। आमेर का किला कहाँ पर है? आपके जयपुर में स्थित है। गा का मतलब किससे लिया जाएगा? गागरोन दुर्ग से लिया जाएगा। किस दुर्ग से लिया जाएगा? गागरोन दुर्ग से, जो कि आपके कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में स्थित है साथियों। किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में। फिर जे का मतलब जैसलमेर से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? जैसलमेर से लिया जाएगा। जैसलमेर का किला कहाँ पर रहेगा? जैसलमेर में रहेगा। तो ये तीनों तो क्लियर है। आम का मतलब आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है। गा का मतलब गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है। जे का मतलब जैसलमेर दुर्ग जो जैसलमेर में है। और रे का अर्थ लिया जाएगा रणथंबोर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंबोर का दुर्ग जो आपके कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है साथियों। तो कितने हो गए? आमेर 1, गागरोन 2, जैसलमेर 3, रणथंबोर 4। 2 किले और बच रहे। कौन कौन से? चीकू। चीकू का मतलब होता है साथियों, ची से हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ का किला। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और कू का मतलब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है। तो इस प्रकार से विश्व धरोहर की सूची में जिन 6 किलों को 2013 में यूनेस्को ने शामिल किया था उनको आप कैसे याद रखोगे? आम, गाजर, चीकू के रूप में। किस रूप में याद रखोगे? आम, गाजर, चीकू के रूप में। आम का मतलब आमेर का किला जो आपके जयपुर में है। गा का मतलब गागरोन का किला जो जल दुर्ग है झालावाड़ में साथियों। जे का मतलब जैसलमेर का किला यहाँ पर जो जैसलमेर में है।
रे का मतलब रणथंभौर का किला जो सवाई माधोपुर में है, ची का मतलब चित्तौड़गढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ में है, और कू का मतलब कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में है। तो इन 6 किलों को कहाँ किसमें शामिल किया गया है? विश्व धरोहर की सूची में। किसने किया है? यूनेस्को ने। कब किया है? 2013 में। क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग किले, जो आपके प्रमुख दुर्ग किले हैं उनके बारे में। तो आप यूँ मान के चलिएगा साथियों, महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रश्न आना 100% फिक्स है, इसलिए वीडियो पूरा ही देख करके जाइएगा। और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, यूट्यूब पर बिल्कुल संपूर्ण कोर्स करवाऊंगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। एक चीज़ और ये है कि आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है एप्लीकेशन से संबंधित, तो एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज रेगुलर चलेगी। पहली चीज़ तो पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स वगैरह ये आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल मिलते ही रहेंगे साथियों। और इनके अलावा कुछ चीज़ें और बेसिकली वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यहाँ पर भी आपको रेगुलरली वीडियोस तो देखने को मिलेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई यहाँ पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा। बहुत से बच्चों के कुछ कमेंट भी देखे कि सर आप भी वही ये रो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 99 रुपीज़ उसकी फ़ीस रखी है, इसी वजह से रखी है मैंने कि मिनिमम से मिनिमम फ़ीस जितनी मैं रख सकता था। आपने देखा होगा कि 1500 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस रखी जाती है साथियों इन टेस्ट सीरीज की, जबकि सभी सब्जेक्टों की टेस्ट सीरीज वो 99 रुपीज़ में ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप इस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचो मत यार, ठीक है। बात करेंगे प्रमुख दुर्ग या किलों के बारे में, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। साथियों चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो, उसके संबंध में एक प्रसिद्ध कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये किसके संबंध में प्रसिद्ध कहावत है? चित्तौड़गढ़ के किले के संबंध में ये प्रसिद्ध कहावत है साथियों। कल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, हम सर्च कर रहे थे स्टडी विद पीएन लोधा नाम से भी, स्टडी विद पीएन लोधा भी सर्च कर रहे थे, लेकिन वो सर्च बार में नहीं आ रही थी। आज आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे जा करके स्टडी विद पीएन लोधा, तो साथियों आपके दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पे वो एप्लीकेशन आपको शो होने लग जाएगी, क्योंकि ये कल तो लॉन्च ही हुई है प्ले स्टोर पर, इसी वजह से उसमें थोड़ा सर्च बार में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन का। तो आज आ चुके हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। देखेंगे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो सबसे पहले जो है, आपको क्या याद रखना है कि इसके संबंध में एक प्रसिद्ध कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। साथियों इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो किलों में, अगर किलों में देखें, राजस्थान में अनेक किले हैं साथियों, अनेक किले हैं, दुर्ग छोटे छोटे। तो देखिएगा इन सभी में राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ के किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है साथियों। किलों का सिरमौर भी इसको ही कहते हैं, चित्रकूट दुर्ग इसको कहा जाता है, और इसको खिजराबाद दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है साथियों। देखो यहाँ पर हम देखें तो ये आपके जो राजस्थान का मैप है, इसमें चित्तौड़ यहाँ पे पड़ता है लगभग। तो ये जो चित्तौड़ है साथियों, अब यहाँ चित्तौड़ यहाँ पड़ेगा तो दुर्ग भी वहीं पड़ेगा, तो दक्षिण में है ना लगभग, ये देखिए दक्षिण में है, तो इसी वजह से राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार इसको कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक साथियों। खिजराबाद दुर्ग इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर खिज्र खां एक बार शासक बना था, उसके नाम के आधार पर ही इसका नाम क्या रखा गया था? खिजराबाद दुर्ग रखा गया था। चित्रकूट दुर्ग इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये माना जाता है, बिल्कुल फैक्टली तो नहीं है, बट जहाँ तक किताबों में मिलता है, किताबों में भी यही मिलता है कि सामान्यतः ये माना जाता है कि चित्रांग के द्वारा इस किले की स्थापना की गई थी। तो इसी वजह से चित्रकूट दुर्ग इसको कहते हैं। किलों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे, तो देखो ये जो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है साथियों? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम के निकट है। समझना बात को, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम के निकट है, जहाँ पर गंभीरी नदी और बेड़च नदी का संगम हो रहा है, आपस में वो नदियाँ मिल रही है, तो उसके निकट है, उस पे नहीं है। जैसे आपकी गागरोन का दुर्ग है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आपके गागरोन का दुर्ग है साथियों, एक जो झालावाड़ में पड़ता है, तो ये जो दुर्ग है ये बिल्कुल 2 नदियों के संगम पर है, लेकिन ये संगम के निकट है, दोनों में अंतर है, संगम पर नहीं है, ये संगम के निकट है साथियों।
कौन कौन सी नदियाँ? गंभीरी व बेलच नदियाँ साथियों। देखो प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम के निकट है? तो गंभीरी और बेलच नदियों के संगम पर ये निकट है, संगम के निकट है, संगम पर क्या सॉरी। चित्रकूट पहाड़ी पर ये स्थित है जिसको मेसा का पठार भी कहा जाता है। देखो दो चीज़ है, चित्रांगद मौर्य ने इसकी स्थापना की थी वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार, ऐसा माना जाता है। और पहाड़ी है चित्रकूट पहाड़ी। तो साथियों चित्रकूट दुर्ग इसी वजह से कहा जाता है, शायद दो चीज़ें हैं कि भाई एक तो चित्रकूट पहाड़ी पर ये स्थित है तो चित्रकूट दुर्ग इसलिए कह दिया, और चित्रांगद मौर्य ने इसकी स्थापना की, ऐसा माना जाता है। देखो चित्रकूट पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। और अगर पठार का नाम पूछे कि भाई पठार कौन सा है तो मेसा का पठार, पहाड़ी कौन सी है तो चित्रकूट पहाड़ी, दोनों अलग अलग। अगर आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखा होगा तो दो चीज़ देखी होगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक पठार पर स्थित है, पहाड़ी है वहाँ पे, उसमें एक पठार है साथियों, जिस पठार का नाम है मेसा का पठार, और वो पहाड़ी का नाम क्या है? चित्रकूट पहाड़ी। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहाड़ी पूछे तो आप चित्रकूट सही करोगे, और पठार पूछे तो आप मेसा का पठार सही करोगे साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। चित्रकूट दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चित्रकूट पहाड़ी पर। आगे हम बात करें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 1850 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है साथियों। लंबाई और चौड़ाई की बात करें, देखो भाई लंबाई और चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। तो साथियों चौड़ाई तो 2 किलोमीटर है इस दुर्ग की, और लंबाई लगभग 8 किलोमीटर है। कितना बड़ा दुर्ग है साथियों? लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग साथियों। निर्माण इसका किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने कराया था साथियों। और इसका जो आकार है वो वेल मछली के समान है। कैसा है? वेल मछली होती है ना, उस प्रकार से इसका आकार है साथियों। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। देखो लिविंग फोर्ट क्या होता है समझना, जहाँ पर स्थानीय जनता वर्तमान में रहती है, जहाँ पर जनता वर्तमान में निवास करती है साथियों, वो होता है लिविंग फोर्ट। जिस दुर्ग में वर्तमान में भी जनता रहती है। तो राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राज्य का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसकी लंबाई कितनी है? 8 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर। आकार कैसा है? वेल मछली के समान। किसने इसका निर्माण कराया? तो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। किसके अनुसार? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पर। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। कौन सी नदियों के संगम के निकट स्थित है? तो गंभीरी व बेडच नदियों के संगम के निकट स्थित है साथियों। आगे हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो सर्वाधिक साके व जौहर वाला किला है साथियों। आप सभी को पता होगा कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपने साहस, शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ के जो राजा महाराजा थे, मेवाड़ आपने नाम सुना होगा। हमने देखिएगा पहले मेवाड़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था कि मेवाड़ में कौन कौन से शासक हुए हैं, उनने क्या क्या कार्य किया है, कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। तो मेवाड़ का ऐसा था कि भाई ये दुश्मन से डर कर के ऐसा नहीं है कि उनके सामने आत्मसमर्पण कर दे। ये साथियों युद्ध लड़ते थे, और अगर युद्ध हार भी गए तो केसरिया, साके, जौहर महिलाएं वहाँ पर अपने आप को आग में जला लेती थी साथियों। तो सर्वाधिक साके व जौहर वाला किला भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला है साथियों। आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी पद्मावती नाम से, पद्मावती, ठीक है, वो उस पिक्चर को आपने देखा भी होगा साथियों। उस मूवी में बताया जाता है कि किस प्रकार से जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है तो उसके बाद में जो वहाँ पर स्त्रियाँ थी, पद्मावती ने और रानी पद्मावती और उनके साथ की जो अन्य रानियाँ थी साथियों, इन सभी ने जौहर कर लिया था, अपने आप को आग के हवाले कर लिया था साथियों। जब वहाँ पर रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी, रतन सिंह युद्ध में हार गए थे तब। तो सर्वाधिक साके व जौहर वाला किला भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला ही है। एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है, राजस्थान का एकमात्र कौन सा किला है जिसमें खेती की जाती है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है? तो चित्तौड़गढ़ का किला है। राजस्थान में सर्वाधिक साके व जौहर किस किले में हुए? तो चित्तौड़गढ़ के किले में हुए साथियों। ठीक है, लंबाई 8 किलोमीटर है, चौड़ाई 2 किलोमीटर है। किसकी?
चित्तौड़गढ़ किले की। कौन सी नदियों के संगम के निकट स्थित है? तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के निकट ये दुर्ग स्थित है साथियों। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया? चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है साथियों? चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। कौन से पठार पर स्थित है? तो मेसा के पठार पर ये स्थित है। तो सभी के यहाँ तक क्लियर है? वीडियो को पूरा देख कर जाओगे तो ही फायदा मिलेगा, तो मज़ा नहीं आएगा साथियों। देखो विशेष में अगर हम देखें तो इसमें जब हम प्रवेश करते हैं, किसमें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो इसमें 7 प्रवेश द्वार है भाई। कितने? 7 प्रवेश द्वार साथियों, जो बिल्कुल मैं आपको ये क्रम बता रहा हूँ इसी क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहला जो द्वार आता है वो है पांडन पोल, दूसरा द्वार आता है भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, पांचवा जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल और सातवां राम पोल। तो कैसे याद रखोगे? देखो राम पोल सबसे बाद में आ रहा है और राम जी के छोटे भाई कौन थे? लक्ष्मण जी थे, तो लक्ष्मण पोल इसके पहले आ जाएंगे, मतलब लक्ष्मण पोल फिर राम पोल आएंगे साथियों। तो दो तो ये याद रह जाएंगे। अब यहाँ पर पांडन की जगह पांडव पोल भी कई जगह देखने को मिलेगा, बट मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में से ज़्यादा मैटर लिया है, तो वहाँ पर जो था उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो पांडन पोल, भैरव, हनुमान, गणेश और जोड़ला, ये 4 आपको याद रखना है। ये बिल्कुल क्रम में है, ये दरवाजों के नाम है साथियों। इसमें जो 7 प्रवेश द्वार है कौन कौन से हैं? पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। जो ये आपके साथियों जो भैरव पोल कौन सा? 2nd नंबर का दरवाजा है भैरव पोल और 3रे नंबर का दरवाजा है हनुमान पोल। इसके मध्य किसके? भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में कल्ला राठौड़ की छतरियाँ बनी हुई है। कल्ला राठौड़ नहीं लिखा था, कल्ला राठौड़ लिखा था। तो कल्ला राठौड़ की छतरियाँ बनी हुई हैं। कल्ला राठौड़ का नाम सभी ने सुन रखा होगा साथियों। यहाँ विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। कहाँ पर? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी स्थित है साथियों। देखो यहाँ पर देखो दुर्ग है तो प्रमुख मंदिर भी रहे होंगे, प्रमुख वर्तमान के दर्शनीय स्थल भी रहे होंगे कि कौन कौन से मंदिर यहाँ पर स्थित है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल यहाँ पर स्थित है, देखिएगा। तो प्रमुख मंदिर की बात करें तो एकलिंग जी का मंदिर यहाँ पर है, कुंभ स्वामी का मंदिर यहाँ पर है, मीराबाई का मंदिर यहाँ पर है, रानी पद्मिनी का महल यहाँ पर स्थित है और तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। हालांकि यहाँ पर और भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से यहाँ के मंदिर और दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से? एकलिंग जी का मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, मीरा मंदिर, रानी पद्मिनी का महल और तुलजा भवानी का मंदिर है साथियों। क्लियर है सभी के यहाँ तक? इसके बाद में कालिका माता का मंदिर यहाँ पर है, श्रृंगार चोरी यहाँ पर स्थित है और गोरा बादल महल भी यहाँ पर स्थित है साथियों। तो ये सारी चीज़ें किसके संबंध में हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में। बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सर पीडीएफ आप पीडीएफ दीजिए, तो मैंने बिल्कुल लगभग 10-12 भूगोल की पीडीएफ तो मैंने यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा नाम से ही सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी मैंने लिंक डाल दिया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा साथियों। तो वो जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप इनकी पीडीएफ और नोट्स वहाँ से ले सकते हो। कोई चार्ज लगभग अभी तक तो कोई भी चार्ज उसका नहीं है पीडीएफ और नोट का। बाकी चीज़ें आप और भी निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज वहाँ पर ज्वाइन करिएगा साथियों, क्योंकि हमारी टीम भी उस पर काम कर रही है। इतना कुछ किया है तो 99 रुपीज़ का सहयोग आपका भी अपेक्षित है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे बात करें, दूसरे नंबर पे जो दुर्ग आता है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग साथियों। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो सबसे पहले अगर हम हमारे माइंड में कोई भी चीज़ आती है कि भाई कोई भी टॉपिक है तो उससे प्रश्न कैसे बन सकता है, तो अगर हम दुर्गों की बात करें तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है। पहला प्रश्न क्या बनता है आपके कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है साथियों। इसके बाद में आपके जो प्रश्न बनता है कि भाई कौन से किले के किला का उपनाम क्या क्या है, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर बन जाता है साथियों कि इस किले में कौन से मंदिर है, कौन से दर्शनीय स्थल है, ऐसे प्रश्न भी आपसे किलों से संबंधित पूछ सकता है। उसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण कब करवाया, ये भी प्रश्न बन सकता है। कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है,
किस पठार पर स्थित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग किलों के संबंध में जो अलग अलग इतिहासकार है इसके कथन भी आपसे पूछता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही इस किले की जो विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा दुर्गों और किलों में साथियों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हर एक किले में मैं पूर्ण रूप से करवाने वाला हूँ। देखो, दूसरे नंबर का जो दुर्ग पढ़ेंगे वो है आपके कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो सबसे पहली बात कि कुंभलगढ़ दुर्ग आपके कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में। भाई कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आपके राजसमंद जिले में स्थित है। साथियों, राजसमंद जिले में भी सादड़ी गांव के पास, कहाँ पर? सादड़ी गांव के पास राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। देखो, इसके निर्माण की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में करवाया था साथियों। कब करवाया था? राणा कुंभा ने 1458 ईस्वी में ये तो निर्माण करवाया था, लेकिन नींव कब रखी थी? तो कुंभा ने ही इसकी नींव रखी थी, निर्माण भी इसने करवाया और 1448 में इसकी नींव रख दी थी और 1458 में इसको बनवा दिया था साथियों। मतलब 10 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 10 साल लगे थे साथियों। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विशेष तौर पे याद रखना है, अगर एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ लिया, सभी जगह 1458 पढ़ते आ रहे हो आप, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जब भी आपने पढ़ा होगा तो 1458 बार बार पढ़ रहे हो। हमारे माइंड में 1458 के अलावा कुछ आता ही नहीं है कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम आते ही। तो भाई ऐसा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो नींव थी ये तो 1448 में ही कुंभा ने रख दी थी, लेकिन निर्माण कब हुआ था? 1458 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो दोनों जगह राणा कुंभा है, लेकिन नींव की पूछे तो 48 स्पेशल नींव शब्द आना चाहिए कि नींव कब रखी, तो 48 आंसर होगा, 58 नहीं रहेगा। डायरेक्टली पूछ ले कि कब बनाया गया है तो 58 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आगे हम बात करें तो वास्तुशिल्पी था जिसका नाम है मंडन। क्या नाम है साथियों? मंडन की देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया गया। और इसके अन्य नाम देख लेते हैं कि जो आपके कुंभलगढ़ का दुर्ग है इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको मेवाड़ का संकटकालीन किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का संकटकालीन किला। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब भी मेवाड़ पर कोई संकट आता था, ठीक है, जब भी मेवाड़ पर कोई संकट आता था साथियों, कोई शत्रु आक्रमण कर देता था जब भी मेवाड़ पर, तो मेवाड़ के जो शासक है, उनकी जो रानियां हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ पर आश्रय लेते थे साथियों? कुंभलगढ़ दुर्ग में ही आश्रय लेते थे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का संकटकालीन किला इसको कहा जाता था। मारवाड़ सीमा का प्रहरी इसको कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता था? मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी इसको कहा, मारवाड़ क्या, सॉरी, मेवाड़ होना चाहिए यहाँ पर, मेवाड़ सीमा का प्रहरी, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो मेवाड़ का मेरुदंड भी इसको कहा जाता था साथियों। क्या कहा जाता था? मेवाड़ का मेरुदंड का मतलब क्या होता है? अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर अपने रीढ़ की हड्डी मेरुदंड नहीं हो तो हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं हो पाएंगे साथियों। तो इस प्रकार ये इसका ऐसी उपाधि इस किले को दी गई थी साथियों, मेवाड़ का मेरुदंड कहा गया। साथियों, अबुल फजल ने इस किले के संबंध में एक कथन कहा है। जैसे हमने जो चित्तौड़गढ़ का किला देखा था तो उसमें क्या देखा कि भाई चित्तौड़गढ़ का किला, उसके संबंध में एक कथन था कि गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक बात कही है। कौन सी बात कही है? कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है? इतनी ऊंचाई से है कि नीचे से आप ऊपर की ओर देखो ना तो आपके सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए साथियों। ऐसा कथन अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के संबंध में कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। सिर की पगड़ी कहाँ पर गिरेगी? कुंभलगढ़ राजसमंद में। किसकी गिरेगी? अबुल फजल की गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि ज़्यादा ऊपर अपनी गर्दन को वो कर रहा था। तो इस ऐसा ही एक कथन कहा गया बिल्कुल इस दुर्ग के बारे में कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या गिर जाती है? सिर की पगड़ी गिर जाती है साथियों। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा अभी बताया था ना कि कथन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन किसने कहा है, किस दुर्ग के बारे में कहा है और कथन क्या था। तो बिल्कुल याद रखिएगा साथियों। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते थे साथियों। अभी हमने ऊपर ही देखा था कि भाई मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्यों कहते थे?
क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां मेवाड़ में आ जाती थी तो यहाँ पर मेवाड़ के जो शासक वगैरह है, उनका राज परिवार है और अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो कहाँ पर सहारा लेते थे, आपके कुंभलगढ़ में सहारा लेते थे साथियों। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एक तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं पर किया गया था, कुंभलगढ़ में। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटी, महाराणा कुंभा की हत्या भी किस दुर्ग में हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी साथियों, उनके ही पुत्र के द्वारा। हाँ, सुना होगा ये चीजें तो आपने। तो देखो, ये 3 महत्वपूर्ण घटना थी जिसका संबंध किससे है, कुंभलगढ़ दुर्ग से है। बनाने वाला महाराणा कुंभा ही है साथियों। महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ पर हुआ और उदय सिंह का राज्याभिषेक भी किस दुर्ग में हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही हुआ साथियों। आगे हम बात करें तो 1578 ईस्वी में मुगल सेना नायक शहबाज खान ने इस किले पर अल्पकाल के लिए अधिकार कर लिया था। देखो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये किला मेवाड़ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन साथियों ये गुजरात के निकट था, तो गुजरात के जो शासक थे उनकी बड़ी ही नज़र रहती थी इस किले को जीतने के लिए। कई बार कोशिश की गई लेकिन हर बार हार का सामना किया। लेकिन 1578 की बात है, कब की बात है, 1578 की बात है। मुगल सेनानायक था जिसका नाम है शहबाज खां, इसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था साथियों। लेकिन कुछ समय बाद महाराणा प्रताप ने वापिस जो शहबाज खां है इसको हरा करके इस किले को, किसको, कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। मतलब ज़्यादा दिन तक रहा नहीं, कुछ समय के लिए ही ये शहबाज खां के पास रहा था। तो एक ही बार एकमात्र सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। कौन सा साथियों, शहबाज खां। इसके अलावा किसी ने कुंभलगढ़ दुर्ग को नहीं जीता साथियों। किले की प्राचीरों की चौड़ाई 7 मीटर है जबकि लंबाई 36 किलोमीटर है। प्राचीरों का मतलब होता है दीवारें। क्या होता है, प्राचीरों का मतलब दीवारें होता है। तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी दीवारों की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर। सोच के देखो आप, 7 मीटर का मतलब कितना होता है साथियों, 20 फीट से भी ज़्यादा। 20 फीट से भी ज़्यादा तो इसकी चौड़ाई थी, देख लो आप, 20 फीट से तो ज़्यादा इसकी चौड़ाई थी। और लंबाई कितनी, 36 किलोमीटर साथियों। लंबाई दीवारों की कितनी है, 36 किलोमीटर है। भारत की महान दीवार इस दीवार को कहा जाता है साथियों। जो यहाँ की दीवारें हैं, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, इसको क्या कहा जाता है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारें जो थी इसकी चौड़ाई कितनी थी, तो आंसर रहेगा 7 मीटर। लंबाई कितनी है, तो 36 किलोमीटर। और किसको भारत की महान दीवार कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारों को भारत की महान दीवार कहा जाता है साथियों। इस किले में प्रवेश द्वार के अतिरिक्त कहीं से भी घुसना संभव नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही जगह से घुस सकते हो, जो किले का मेन गेट है, जो किले का मुख्य दरवाजा है, यहीं से आप इस किले में प्रवेश ले सकते हो। बस बाकी किसी अन्य जगह से आप इस किले में नहीं घुस सकते साथियों। कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। भाई, दुर्ग के अंदर भी दुर्ग, जैसे साथियों यहाँ पर कथा के अंदर भी एक कथा होती है जिसको अंत्य कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंत्य कथा। उसी प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर भी एक छोटा दुर्ग था जिस दुर्ग का नाम क्या था साथियों, कटारगढ़। ये बहुत ही ऊंचाई पर था साथियों। कटारगढ़, जो कटारगढ़ है ये कुंभलगढ़ में स्थित, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है और ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है साथियों। कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता था क्योंकि बहुत ऊंची जगह पर थी, तो दूर दूर तक यहाँ से आप देख सकते थे। कटारगढ़ में कुंभा का निवास स्थल भी था। ठीक है, कटारगढ़ किस दुर्ग के अंदर था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। कुंभा कहाँ पर रहता था, कटारगढ़ में रहता था साथियों। किसको मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता था, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कुंभलगढ़ में कटारगढ़ है इसी को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता था साथियों। आगे हम बात करें तो इसमें कुल 7 दरवाजे थे। कितने दरवाजे, 7 दरवाजे थे साथियों। किले में सबसे ऊपर कुंभा महल, कौन सा महल था, कुंभा महल था साथियों। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो, एक चीज आपको याद रखनी है भाई, तो तीसरी आंख किसको कहा जाता था साथियों, कटारगढ़ को। किसकी, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ को। क्योंकि अभी हमने देखा था कि ऊंचाई पर यहाँ पर लिख रखा है कि कुंभलगढ़ के भीतर ऊंचाई पर एक लघु दुर्ग है जिसको कटारगढ़ कहा जाता है, इसमें कुंभा का निवास स्थान भी था। देखो, एक चीज ये है साथियों, प्रश्न एग्जामिनर सीधा ही पूछ सकता है यहाँ से कि कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम क्या है, तो नाम क्या है, कटारगढ़ है साथियों।
कुंभा कहाँ पर रहता था कुंभलगढ़ में? तो देखो कुंभा कुंभलगढ़ में कहाँ पर रहता था साथियों? कटारगढ़ दुर्ग में रहता था। किसको तीसरी आंख कहा जाता है मेवाड़ की? कटारगढ़ को। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। देखो बात करेंगे हम इसके दर्शनीय स्थल या मंदिरों के बारे में, क्योंकि कोई सा भी किला हो, महल हो, वहाँ पर दर्शनीय स्थल या मंदिर वगैरह तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। राजस्थान की हम बात करेंगे तो साथियों यहाँ कुंभ स्वामी का मंदिर है, बादल महल यहाँ पर भी स्थित है, और जाली रानी का महल इत्यादि चीज़ें यहाँ पर दर्शनीय स्थल और मंदिर है। प्रमुख रूप से ये तो यहाँ लगभग नहीं पूछा जाएगा। साथियों महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ में ही रहकर युद्ध संबंधी तैयारियां की थी। किस युद्ध की बात की जा रही है? तो आपके जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था साथियों? हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच में। तो किन्होंने महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी की थी वो कुंभलगढ़ में रहकर ही की थी, और युद्ध के बाद में जब युद्ध पूरा हुआ तो कुंभलगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया था साथियों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है इस दुर्ग के बारे में, क्योंकि आपको सब चीज़ें याद है लेकिन आपको ये पता नहीं है। आपको ये भी पता है कि जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा इसमें क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है साथियों कि ये जो युद्ध की तैयारियां की गई थी महाराणा प्रताप के द्वारा ये किस दुर्ग में रहकर की गई थी, तो आपका फिर यूँ मान लीजिए क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा उसमें कि कुंभलगढ़ दुर्ग में रहकर ही महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारियां की थी साथियों। तो क्लियर है सभी के? दो दुर्ग यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाली 2 क्लासों में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साथियों, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 5 से 6 दिन में आपके ये सेकंड टॉपिक है ना, जिसमें किले बावड़ियाँ दुर्ग मतलब ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को 5 से 6 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। नो टेंशन रहिएगा। आप यूँ मत सोचिए कि यहाँ पर आपको कोर्स पूरा नहीं करवाया जाएगा। सर पहले तो आपने बोल दिया कि कोर्स करवाओगे और अब नहीं करवा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, कोर्स करवाया जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है एप्लीकेशन पर भी निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी साथियों। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी एप्लीकेशन कल ही बनी है तो उसमें चीज़ों को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए। उसके बाद में रेगुलरिटी वहाँ पर भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा साथियों, हमारा निवेदन है सभी से। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।